हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 5th के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले अभ्यर्थी और जनरल से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स रखे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस, जिसे हिंदी में प्रतिगमन विश्लेषण कहते हैं, का अर्थ होता है पीछे लौटना या वापस आना। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1877 ईस्वी में सर फ्रांसिस गाल्टन द्वारा किया गया। उन्होंने अपने शोध लेख में पैतृक ऊंचाई में मध्यमता की ओर प्रतिगमन में किया था। गाल्टन ने लगभग 1 सहस्त्र पिताओं तथा पुत्रों की ऊंचाई का अन्वेषण करके यह ज्ञात किया कि एक लंबे पिताओं के पुत्रों की औसत ऊंचाई उसके पिता की ऊंचाई से औसतन कम होती है, और एक छोटे या नाटे पिताओं की पुत्र की औसत ऊंचाई उसके पिता जो हैं उसके ऊंचाई से अधिक होते हैं। इस चीज़ को इसने अपने अन्वेषण में, अपने शोध में करने का प्रयास किया। तो इन्होंने बतलाया कि सामान्य मानव जाति में सामान्य ऊंचाई की ओर लौटने की प्रवृत्ति को प्रतिगमन की संज्ञा दी इसने। मिल इस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है: समस्त पुरुष जाति की मात्र जो मध्य ऊंचाई होते हैं उसके पिताओं के विचलनों की तुलना में पुत्रों की ऊंचाई के विचलन कम थे, जबकि पिता माध्य से अधिक या कम थे, पुत्र से माध्य के निकट जाने की प्रवृत्ति थी। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि पिताओं की माध्य ऊंचाई समग्र की माध्य ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक थी, तो उनके पुत्रों की माध्य ऊंचाई समग्र की माध्य ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर से कम से अधिक थी। यदि ऊंचाई में पीछे लौटने की प्रवृत्ति नहीं होती तो समस्त मानव जाति देवों तथा बोनों की होती। इस विशेष संदर्भ में उपर्युक्त शब्द का प्रयोग अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, यद्यपि इनमें पीछे जाने की प्रवृत्ति भले ही निहित न हो। सांख्यिकी में प्रतिगमन का प्रयोग उस समस्त क्षेत्रों में किया जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक संबंधित चरों में सामान्य माध्य की ओर वापस जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। औसत संबंध के आधार पर पूर्वानुमान करने में प्रतिगमन तकनीक विशेष उपयोगी है। ये है प्रतिगमन। तो इसमें जानते हैं कि प्रतिगमन और सहसंबंध, अब सहसंबंध से इसको कंपेयर करके हम देखते हैं। सहसंबंध तथा प्रतिगमन, सहसंबंध तथा प्रतिगमन के मध्य का अंतर को देख लीजिए। पहला अंतर इसमें है, जब सहसंबंध विश्लेषण 2 या अधिक तथ्यों के सहपरिवर्तन की घनिष्ठता की जांच करता है, प्रतिगमन विश्लेषण इस संबंध की प्रकृति तथा सीमा की माप करके हमें भावी अनुमान लगाने की क्षमता प्रदान करते हैं। सहसंबंध जो होते हैं वो 2 चरों के मध्य सहविचरणशीलता मात्र की माप है, जबकि प्रतिगमन स्वतंत्र तथा आश्रित चरों के मध्य फलन संबंध स्थापित करता है, जिससे क्या होता है कि स्वतंत्र तथा आश्रित चर के किसी मूल्य के लिए
आश्रित चर के मूल्य का अनुमान किया जा सके। सहसंबंध एवं प्रतिपगमन के मध्य अंतर की एक श्रेष्ठ विधि यह है कि सहसंबंध को चरों के मध्य सहसंबंध ज्ञात करने तथा प्रतिपगमन सहसंबंध के आधार पर किसी एक या अधिक चरों के लिए किसी अन्य चर का पूर्वानुमान करने के लिए अध्ययन के पहलू माने जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि सहसंबंध प्रतिपगमन से पहले का अध्ययन होता है, क्योंकि यदि सहसंबंध घनिष्ठ नहीं होता तो पूर्वानुमान का आधार भी ठोस नहीं होता। ये था पहला संबंध। दूसरा, सहसंबंध दो चरों के मध्य संबंध की दिशा व मात्रा निश्चित करता है, परंतु यह स्पष्ट नहीं करता कि एक चर कारण है तथा दूसरा प्रभाव। प्रतिपगमन विश्लेषण कारण प्रभाव संबंध को स्पष्ट करने में इंगित करता है। एक चर को आश्रित तथा दूसरे चर को स्वतंत्र माना जाता है। इसमें सहसंबंध में सहसंबंध विश्लेषण के प्रकार देखिए कैसे कैसे इसका विश्लेषण किया जाता है। प्रतिपगमन तकनीक का अभिप्राय उस विधि से है जो अनुमान अथवा पूर्वानुमान करने के उद्देश्य में समीकरण ज्ञात करने में निहित होता है। जिस चर का अनुमान या पूर्वानुमान करना होता है उसे आश्रित चर कहते हैं तथा y माना जाता है। अन्य चर को पूर्वानुमान का आधार प्रदान करता है उसे स्वतंत्र चर कहते हैं, जिसे x माना जाता है। सरल प्रतिपगमन विश्लेषण में केवल एक ही स्वतंत्र चर होते हैं। बहुगुणी प्रतिपगमन में दो या अधिक चरों और केवल एक आश्रित चर होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिपगमन रेखाएं हो सकता है, जिससे तात्पर्य है कि दो चरों के संबंध को बिंदु रेखीय रूप से एक सरल रेखा से दर्शाया जा सकता है। यदि बिंदु रेखीय पत्र पर रेखा एक वक्र का रूप धारण करती है तो उसे वक्रीय प्रतिपगमन कहते हैं। वक्र धारण करता है तो वक्रीय प्रतिपगमन कहते हैं। अगला इसकी विशेषता, तो ये इसका तरीका था। उसके बाद इसकी विश्लेषण का जो इसका उद्देश्य है उस चीज़ को हम जानते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य प्रतिपगमन विश्लेषण का प्रथम उद्देश्य स्वतंत्र चर मूल्यों के लिए आश्रित चर मूल्य का अनुमान करना है। यह प्रतिपगमन रेखा की सहायता से किया जाता है, जिसे x तथा y, जिसे प्रतिपगमन रेखा x तथा y वर्ग में के मध्य विद्यमान औसत संबंधी का विवरण प्रस्तुत करते हैं। अति सूक्ष्म रूप से यह कहा जाता है कि यह वह रेखा है जो x के दिए हुए मूल्यों के लिए y के औसत मूल्यों का प्रदर्शित करता है। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दूसरा उद्देश्य है प्रतिपगमन विश्लेषण का दूसरा उद्देश्य है कि रेखा का अनुमान के आधार के रूप में प्रयोग करने के निहित विभर्म की माप ज्ञात करना। इसके लिए अनुमान का परमाप विभर्म ज्ञात किया जाता है। इसे x तथा y के मध्य विद्यमान सहसंबंध को समझने में सहायता मिलता है। अगला है, अब इसे रेखीय प्रतिपगमन भी निकाला जा सकता है। तो दो चर मूल्यों के मध्य रेखीय ये लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो क्या होता है? दो चरों मूल्यों के मध्य रेखीय संबंध उस दशा में होता है जब स्वतंत्र चर मूल्य x में एक इकाई में परिवर्तन होने पर आश्रित चर y में, मतलब कहने का मतलब x इकाई में परिवर्तन होगा तो y मूल्यों के निश्चित माप में परिवर्तन हो जाता हो। दो चर मूल्यों में देखिए, दो चर मूल्यों में रेखीय संबंध होने की दशा में प्रतिपगमन रेखाओं की सहायता से स्वतंत्र चर मूल्यों के लिए मान के दिए गए मान के आधार पर
आश्रित चर मूल्यों का मान ज्ञात किया जा सकता है। दो चर मूल्यों जैसे एक्स वाई को बहुरेखित पत्र पर प्रांकित करके एक विक्षेप चित्र बनाया जाता है। प्रांकित बिंदुओं के मध्य, जो प्रांकित बिंदु है उसके मध्य गुजरती हुई दो समोच्च रेखाएं लाइन ऑफ द बेस्ट फिट खींची जाती है। इन रेखाओं को प्रतिगमन रेखाएं कहा जाता है। इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? प्रतिगमन रेखाएं कहा जाता है। रेखी प्रतिगमन की दशा में ये रेखाएं सरल अथवा सीधी होती है। ये रेखाएं जो होता है वो सरल सीधा होगा। ऐसे हो सकता है, 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 लेकिन सीधे होगा। जैसा भी होगा सीधे होगा। ये सरल एवं सीधी होता है। प्रतिगमन रेखाएं दो समीकरणों पर आधारित होता है जिन्हें प्रतिगमन समीकरण कहा जाता है। दो जो एक चर मूल्य के लिए दूसरे चर मूल्य के अनुसार करते हैं ये एक घातीय समीकरण होते हैं। y को x पर एक घातीय समीकरण देख लीजिए, y का x पर y1 x समीकरण बनता है y इक्वल टू a प्लस बी वाई और बी एक्स करिए या तो सॉरी ध्यान दीजिए। y जब लेंगे तो क्या होगा, जब y निकालना हो तो क्या होगा a प्लस बी एक्स, और x जब निकालना हो तो क्या हो जाता है ये प्लस बी वाई। ऐसा समीकरण इसका बनता है। यहाँ पे देख लीजिए हमने नोट्स में दे रखा है कि यानी कि y1 x समीकरण निकालना तो ऐसे बनने होता है, यानी कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है तथा इससे x के दिए गए मूल्यों के लिए y का सर्वाधिक संभव मूल्य ज्ञात किया जाता है। y का x का y पर निकालना हो यानी कि x1 y निकालना तो वो x बराबर इतना होता है। इस समीकरण में y के लिए दिए गए मूल्य का x का सर्वाधिक संभव मूल्य ज्ञात किया जाता है। यदि इस रेखाओं का सरलीय किया जाए जिससे वक्र क्या होगा समरूप हो जाए तो समीकरण वक्री होता है। तो ये था इसको वक्र के माध्यम से। अब प्रतिगमन के लाइन्स कैसे होते हैं, लाइन्स को भी एक बार हम देख लीजिए। एक चर मूल्य में दूसरे चर मूल्य का पूर्वानुमान करने में प्रयुक्त विधि में एक रेखा जो प्रांकित बिंदुओं के मध्य इस प्रकार खींची जाती है कि दोनों चर मूल्य के मध्य औसत संबंध का प्रदर्शन करे का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की रेखा को प्रतिगमन रेखा कहते हैं। यदि प्रतिगमन विश्लेषण के लिए दो चर x और y को लिया जाता है तो दो प्रतिगमन रेखाएं होती है। एक रेखा x का y पर प्रतिगमन होती है, x का y पर प्रतिगमन, और दूसरा होता है y का x पर प्रतिगमन, y का x पर प्रतिगमन। तो x की y पर प्रतिगमन रेखा की रचना y के दिए गए मूल्यों के लिए x के सर्वोच्च मूल्यों को ज्ञात करके की जाती है तथा y की x पर प्रतिगमन रेखा की रचना x के दिए गए मूल्यों के लिए y के सर्वोच्च मूल्यों को ज्ञात करने की जाती है। ये दोनों प्रतिगमन रेखाएं दोनों चरों के मध्य औसत संबंध दर्शाती है। दोनों चरों के मध्य क्या होता है, औसत एवरेज संबंध को बतलाते हैं। यदि दोनों चरों के मध्य पूर्ण सहसंबंध हो
तो क्या होगा, यदि दोनों चरों के बीच पूर्ण सहसंबंध हो तो +-1 हो, ये धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध होता है। तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को ढक लेती है, अर्थात दोनों रेखाएं एक ही रेखा का स्वरूप होता है। मतलब प्लस माइनस में जहाँ भी रेखा ऐसा गया है तो दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, एक ही रेखा दोनों होता है। दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को x तथा y चर मूल्यों के माध्यम पर जब काटती हो सकता है, यहाँ देखिए कि दोनों रेखाएं जब होते एक ही रेखा का समरूप होती है। दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे x तथा y चर मूल्यों के माध्यम पर काटती है, अर्थात उसके काटन बिंदु भुजाएं x टाइप का होता है। इसमें ऐसे हो जाएंगे, काटता है x भुजाएं x एक्सिस पर लंब डाला जाता है जो y एक्सिस x एक्सिस के मध्य मूल्य पर स्पर्श करेगा तथा इस प्रकार इसको आप ग्राफ के माध्यम से आप समझिए। सॉरी, ये काटता है। कह सकते हैं कि कटान बिंदु जो भुजाएं x एक्सिस पर लंब डाला जाएगा, जो अभी हमने बताया। यहाँ से ऐसे एक लंब डाल देंगे x एक्सिस पर, ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे बन जाएगा। तो x एक्सिस पर लंब डाला जाता है तो वह भुजाएं x को x के मध्य मूल्य पर स्पर्श करेगा तथा इस प्रकार कोटि x y पर लंब डालने पर यह कोटि x को y के मध्य मूल्य पर स्पर्श करेगी। ये रेखाएं एक दूसरे के जितने निकट होंगे x तथा y श्रेणियों के मध्य सहसंबंध की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। जितना करीब होगे उतना अधिक होगी सहसंबंध की मात्रा। यदि r बराबर 0 हो तो अर्थात दोनों चर मूल्य स्वतंत्र हो तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को समकोणि पर काटेगी, अर्थात वो x और वो y के समानांतर होगी। आइए हम देखें इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से। पहला रेखा चित्र है कि r = अगर +1 हो तब रेखा चित्र कैसे बनेगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा। तब इसका रेखा चित्र ऐसे बनेगा। अगर ये 0 हो तो रेखा चित्र क्या बनेगा, कहाँ काटेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर प्लस में 1 है तो देखिए ऐसे करके एक दूसरे को ढक ले रहा है यहाँ पे। दूसरा है कि अगर r = 0 है तो रेखा ऐसे बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ अंदर या बाहर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से 0, अगर -1 हो, अगर r = -1 हो तो रेखा कैसे बनेगा, ऐसे करके देखिए। पहले हम क्या बनाए थे, धनात्मक बन रहे थे, अब क्या होगा, ये ऋणात्मक ऐसे ढलता हुआ बनेगा। ये रहा ये तरीका। अब देखिए यहाँ पे ये मतलब कोरिलेशन का संबंध था। अब यहाँ पे देखिएगा, अब प्रतिपगमन की स्थिति में क्या होगा, प्रतिपगमन की स्थिति में ये कटान बिंदु होता था, देखते थे कि नहीं, कि एक दूसरे को काटता था। समीकरण से जब हम बनाएंगे उसको हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कोना से एक रेखा आप यहाँ खींच लीजिए, ठीक ना, और एक इसके ऊपर से ले लीजिए। देखिए यहाँ पे काट दिया, रेखा काट दिया ना। तो यहाँ पे ऊपर हो गया x/y हो गया। देखिए यहाँ ये मान लीजिए x का है, ये मान लीजिए a का या तो b का है, और नीचे क्या होगा, y/x हो जाता है। यानी कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ x एक्सिस पर x है और यहाँ y है, ठीक ना। तो इस प्रकार से होता है।
हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस हो, ऐसे भी हो सकता है इसका कटान बिंदु। जब समीकरण पर डिपेंड करता है कि समीकरण कैसा बनता है, हो सकता है एक वाई एक्सेस से निकलता हो और एक एक्स एक्सेस से निकलता हो और यहाँ काटता हो, तो इसका संतुलन बिंदु कहाँ आता है, यहाँ आता है। एक्स एक्सेस पर दोनों मिलान बिंदु हो जाता है। यहाँ एक्स बाय वाई कर दीजिए और वाई बाय एक्स करिए। इस प्रकार से यहाँ कटान बिंदु उत्पन्न होता है। प्रतिपगमन रेखाएं की रचना न्यूनतम वर्ग की मान्यता के आधार पर होता है। तो ये इसकी मान्यताएं वगैरह थी, मान्यता के आधार पर होता है। इस चीज़ को अब हम प्रैक्टिकली अगर हम कोशिश करेंगे एग्जाम्पल स्वरूप बनाने का, तो उसमें हम डिक्लेयर करके कम्प्लीटली इसे बनाएंगे। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप इसका थ्योरी पोर्शन को जान गए। अब अगला दिन से हम इसको प्रैक्टिकली बना करके रेखा कैसे बनते हैं, इसे का कैलकुलेशन कैसे होता है, उस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे।